अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। राणा बहादुर अली का डेरा यहाँ से चंद गज के फासले पर है। मैंने डेरे की सिमत इशारा करते हुए कहा। लिहाजा डेरे पर रहने वाले राणा साहब के मुलाजिमों को इस खूनी वारदात के बारे में कुछ ना कुछ इल्म तो होना ही चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरा ख्याल है कि हमें डेरे पे जाके पूछगछ करना चाहिए। मैं तुम्हारी तजवीज़ पर ज़रूर अमल करूँगा, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। लेकिन पहले हम याकूब तरखान की तरफ जाएंगे। इसकी खैर खबर लेना भी ज़रूरी है। हो सकता है कि इसके पास मकतूल आयशा के हवाले से कोई नई इतला हो। जैसी आपकी मर्ज़ी, वो मोतदिल अंदाज में बोला। हमने वापसी की राह ली और नहर से निकलकर अपने घोड़ों के पास पहुंच गए। झाड़ियों के अंदर से मिलने वाली गर्म सुर्ख शाल और चप्पल को एक थैले में डालकर वसीम सेठी ने अपने साथ रख लिया था। हमने घोड़ों को खोला और उन पर सवार होकर खेतों के किनारे किनारे चलते हुए अहमदनगर गांव के अंदर दाखिल हो गए। याकूब तरखान का घर ढूंढने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। आयशा को पेश आने वाले अंधोनाक वाक़े की खबर पूरे अहमदनगर में फैल चुकी थी और उसका घर ताज़ियत के लिए आने वाले अफराद से भरा हुआ था। इसके घर के सामने एक दरख्त के नीचे ही मैंने चरपाइयाँ डलवाकर बैठक का समा पैदा कर दिया। घर के अंदर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं था। याकूब को मैंने अपने सामने बिठा लिया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कदरे नर्म लहजे में पूछा, कुछ पता चला कि आयशा कब और किस मकसद से घर से निकली थी? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मेरा यही ख्याल है कि वो मामूल के मुताबिक रफ़े हाजित के लिए सुबह घर से निकलकर खेतों की तरफ गई होगी और इसी दौरान में किसी वक्त उसे ये संगीन हादसा पेश आ गया। मैंने गंभीर अंदाज में कहा। याकूब, अहमदनगर गांव और उसकी शुमाल की जानिब बहने वाली नहर के बीच सरसब्ज़ खेत फैले हुए हैं। क्या तुम लोग रफ़े हाजित के लिए इन्हीं खेतों की तरफ जाते हो? जी हाँ, बिल्कुल, वो मजबूत लहजे में बोला। क्या ये मुमकिन है कि आयशा खेतों से आगे नहर की तरफ भी चली जाती हो? इसकी ज़रूरत तो नहीं, लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो खोजने वाली नज़र से मुझे देखने लगा। मुझे खेतों के उस तरफ नहर के अंदर से कुछ ऐसे आसार मिले हैं जिनसे साबित होता है कि तुम्हारी बीवी वक़्वा की रात नहर के अंदरूनी किनारे पर पहुंची थी। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और इधर ही उसके साथ कोई ख़तरनाक और जानलेवा वाक़या पेश आया था। आपको उधर से किस किस्म के आसार मिले हैं? वो परेशान होकर मुझे देखने लगा। मैंने इसके सवाल का जवाब देने के बजाय वसीम सेठी को इशारा किया। वो होशियार बंदा मेरे इशारे की तह तक पहुंच गया और अपने साथ लाए हुए थैले को याकूब तरखान के सामने खोल दिया। थैले के अंदर से बरामद होने वाली गर्म शाल और चप्पल पर नज़र पड़ते ही याकूब तरखान इज़्तिरारी लहजे में बोला, ये आपको कहाँ से मिली? ये चादर और चप्पल तो आयशा की है। ये दोनों चीज़ें मुझे नहर के इसी अंदरूनी हिस्से से मिली हैं जिसका अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे जिक्र किया है। मैंने नहायत ही नपे तुले अल्फाज में कहा। इसका वाज़ेह मतलब यही है कि तुम्हारी बीवी मकतूला आयशा वक़्वा की रात नहर के मज़कूरा हिस्से में पहुंची थी। वो वहाँ अपनी मर्ज़ी से गई थी या किसी ने इसे वहाँ पहुँचाया था, इसका फ़ैसला करना बाद की बात है। और ये फ़ैसला भी बाद में किया जा सकता है कि वो रात के किसी हिस्से में वहाँ गई थी या अलग सुबह या पूरी तरह उजाला हो जाने के बाद। मेरे सामने फौरी, ज़रूरी और अहम सवाल यह है कि मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके अपनी सांस को हमवार किया, फिर कहा, सवाल यह है याकूब कि आयशा वहाँ क्यों गई थी, और इस सवाल का जवाब मुझे तुम दोगे। मैं कैसे बता सकता हूँ? वो बिखरे हुए लहजे में बोला। तुम इस तरह बता सकते हो कि तुम उसके शौहर हो, बल्कि शौहर थे, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन वो मुझे बताकर तो नहीं गई थी ना, वो लजाजत भरे अंदाज में बोला। मैंने तो सुबह उठकर जब देखा तो वो अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। याकूब, मेरी नज़र में आयशा के नहर के इस हिस्से में पहुंचने के दो ही असबाब हो सकते हैं, मैंने मुस्तहकम अंदाज में कहा। नंबर 1, इसे ज़बरदस्ती अगवा करके वहाँ पहुँचाया गया हो और फिर कत्ल करके उसकी लाश को सुपुर्द नहर कर दिया गया हो। नंबर 2, वो खुद अपनी मर्जी से वहाँ पहुँची हो और फिर अपनी तवक्को के बरखिलाफ हादसे का शिकार होकर मौत की आगोश में चली गई हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बेबसी से मुझे देखते हुए बोला। पता नहीं आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं इस किस्म की बात कर रहा हूँ याकूब, जो कि हकीकत है।
मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, तुम इस हकीकत को तस्लीम करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है। वैसे मुझे तस्लीम कराने के 101 गुर आते हैं। थानेदार साहब, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोला। आप इस तरह की बातें करके मुझे और उलझा रहे हैं। मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए ही ये सब कर रहा हूँ, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। क्या तुम नहीं चाहते कि आयशा का कातिल जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में हो? जी क्यों नहीं, मेरी तो पहली ख्वाहिश ही ये है। तो फिर मुझसे ताउन करो याकूब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मुझसे सच बोलकर ही तुम अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। वो मुँह से कुछ नहीं बोला, बस मुझे देखता चला गया। मैंने जिन 2 असबाब का जिक्र किया है, अब इनकी तरफ आते हैं। मैंने कहा, अगर आयशा को ज़बरदस्ती अगवा करके नहर के अंदरूनी हिस्से तक पहुँचाया गया होता तो इसके वाज़ेह आसार भी मिलते। वो अपने अगवा के खिलाफ यहाँ तुम्हारे घर में मज़ाहमत करती, उधर नहर के किनारे जाकर नहीं। इसका वाज़ेह मतलब यही है कि इसे घर से ज़बरदस्ती अगवा करके नहर तक नहीं पहुँचाया गया था। मैं ज़रा देर के लिए थमा, फिर इसी अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि वो अपनी मर्जी से घर से निकलकर वहाँ पहुँची थी। और ये तुम बताओ कि वो वहाँ क्यों गई थी, किससे मिलने के लिए गई थी? जनाब, मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरी बात का यकीन करें, वो मिन्नत रेज़ लहजे में बोला। मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूँ। तुम कसूरवार हो या बेकसूर, इस बात का फैसला एक आध दिन में हो जाएगा, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मैं फ़िलहाल तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लो। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, अगर बाद में मुझे पता चला कि तुम इस मामले के बारे में बहुत कुछ जानते थे और तुमने दानिस्ता मुझसे कोई बात छुपाई थी, तो फिर मैं तुम्हारे साथ कोई ज़ू रियायत नहीं करूँगा। जो आपकी मर्ज़ी जनाब, वो बेबसी से बोला। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं याकूब तरखान के पास से उठ गया और वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करने लगा। इन सबको आयशा की दर्दनाक मौत का बहुत अफसोस था और वह याकूब तरखान के गम में बराबर के शरीक थे। इब्तिदाई पूछताछ से खातिर खा नतीजा बरामद न हो सका। अभी तक मेरे हाथ में कोई ऐसा सुराग नहीं लग सका था जिसकी मदद से मैं आयशा के कातिल तक पहुँच पाता। अभी मेरा जहन याकूब तरखान की तरफ से भी साफ नहीं हुआ था। जब मैंने थाने में उससे मुलाकात की थी तो वो मुझे मजलूम नज़र आया था, लेकिन इसके बाद जो शवाहिद सामने आए थे, ख़ास तौर पर थोड़ी देर पहले नहर के अंदरूनी हिस्से से मुझे आयशा की गर्म शाल और चप्पल जो मिली थी, इससे यही अंदाज़ा होता था कि वो घर से तो अपनी मर्जी ही से निकली थी। अगर वो रफ़े हाजित के लिए खेतों की तरफ गई थी तो फिर नहर की तरफ जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता था, और अगर वो बाकायदा किसी से मिलने वहाँ पहुँची थी तो फिर इस बात का पता लगाने की ज़रूरत थी कि वो किससे मिलने घर से निकली थी। अगर मैं इस शख्स तक पहुँच जाता तो फिर आयशा के कातिल तक रसाई हासिल हो जाती। इन ताज़ा तरीन हालात की रोशनी में जहन में बार बार यही नुक्ता उभरता था, आयशा का किसी मर्द के साथ चक्कर था और वो इसी से मिलने के लिए अंदरूनी हिस्से में पहुँची थी और संगीन हादसे का शिकार होकर मौत के मुँह में चली गई थी। ये तल्ख नुक्ते के बाद सवाल उठता था कि क्या इस शख्स ने आयशा को कत्ल किया था जिससे वो मिलने गई थी, या इसका कातिल कोई और शख्स था। और ऐन मुमकिन था कि आयशा के चक्कर का याकूब को पता चल गया हो। वो जानता हो कि आयशा के किसी मर्द के साथ ताल्लुकात हैं और मौका पाकर उसी ने आयशा को ख़त्म कर दिया हो। ऐसा होना नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि याकूब आयशा का कातिल हो सकता है। बहरहाल, अगर मुझे आयशा के कातिल का कोई सुराग ना मिलता तो मैं यकीनन याकूब पर भी सख्ती करके हकीकत हाल तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करता। तफ्तीश के तकाज़े पूरा करना भी ज़रूरी होता है। कहते हैं कि इंसान की कोशिश और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अगर कोई शख्स खुलूस नियत से अपने मकसद के हुसूल के लिए कोशा रहे तो एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होता है, और मैं भी आयशा के कातिल को बहुत जल्द बेनकाब करने का इरादा रखता था। अब आपका क्या प्रोग्राम है मलिक साहब, कांस्टेबल ने मुझसे पूछा। फ़िलहाल वापसी का प्रोग्राम है, मैंने उससे कहा, लेकिन अहमदनगर छोड़ने से पहले मैं डेरे का एक चक्कर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर डेरे पर चलते हैं, सेठी ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। 15-20 मिनट के बाद हम राना बहादुर अली के डेरे पर थे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मज़कूरा डेरा अहमदनगर गांव के शुमाल में नहर के किनारे वाक़ था। इस किस्म के डेरे हर बड़े ज़मींदार और चौधरी के ही हुआ करते हैं। अगर मैंने इसे राना बहादुर अली का डेरा कहा है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि राना साहब खुद इस डेरे में रहा करते थे,
ऐसे डेरों में उमूमन मुलाजिम ही रहा करते हैं जो खेती बाड़ी और दीगर ज़रूरी मामलात की निगरानी पर मामूर होते हैं। ज़राअत से मुतालिक मुख्तलिफ आलात, माल मवेशी और ट्रैक्टर ट्राली वगैरह भी इन्हीं डेरों में नजर आते हैं। जब हम अपने घोड़ों पर सवार होकर राना बहादुर अली के डेरे पर पहुंचे तो वहां सिर्फ एक शख्स मौजूद था। हम चूंकि पुलिस की वर्दी में मलबूस थे, इसलिए मज़कूरा शख्स हमें देखते ही बाअदब बामुलाहिज़ा हो गया। उसने हमें सलाम किया और जब हम घोड़ों से नीचे उतरे तो उसने छूटते ही सवाल कर डाला, थानेदार साहब, क्या आयशा के कत्ल का मसला हल हो गया? मसला? मैंने घूर कर उसे देखा। जी, मेरा मतलब है कि वो जल्दी से संभल कर बोला, मेरा मतलब है कि आपने याकूब तरखान की बीवी के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। तो तुम्हें इस बात की खबर है कि मैं अहमदनगर में आयशा के कत्ल की तफ्तीश करने आया हूँ? मैंने सर तपा उसका जायजा लेते हुए कहा। फिर पूछा, नाम क्या है? जी, मैं तुफैल हूँ, उसने बताया। थोड़ी देर पहले मैंने आप दोनों को नहर के अंदर भी देखा था। वो इस तरफ जनाब। वो इसी जानिब इशारा कर रहा था जहाँ से थोड़ी देर पहले हमें आयशा की शॉल और चप्पल मिली थी। मैं थोड़ी देर पहले गांव की तरफ भी गया था और मुझे पता चला था कि पुलिस तफ्तीश करने याकूब तरखान के घर आई हुई है और अब आप यहाँ आए हैं, इसलिए मैंने आपसे आयशा के कातिल के बारे में पूछा था। इसका जवाब मंतकी तौर पर दुरुस्त था, लेकिन मैं इतनी जल्दी मुतमईन होने वाला नहीं था। मैंने तेज लहजे में पूछा, तुमने इतनी दूर नहर के अंदर हमें देखा और अब अपने सामने देखकर फौरन पहचान भी लिया? क्या यहाँ डेरे पर खड़े होकर इधर नहर के अंदरूनी हिस्से में तुम्हें हमारी शक्लें भी साफ नजर आ रही थी क्या? नहीं जनाब, वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला, इतनी दूर से शक्ल तो साफ नजर नहीं आ सकती। मैंने तो आप लोगों की वर्दियों को देखकर अंदाजा लगाया था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर कांस्टेबल के हमरा डेरे के अंदर दाखिल होते हुए इजाफा किया, तुम्हारे साथ यहाँ डेरे पर और कौन कौन रहता है? जी, मैं और शौका, उसने बताया। बस जी, हम दोनों ही इधर होते हैं और राना साहब की ज़मीनों के काम की निगरानी करते हैं। शौका कहाँ है? मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा। वो यहाँ डेरे पर तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। वो जी राना साहब के साथ झंग गया हुआ है, उसने बताया। झंग? राना साहब क्या अहमदनगर में मौजूद नहीं है? नहीं जी, वो 2 दिन पहले शौके के साथ झंग गए हुए हैं, उसने बताया। चौधरी साहब को वहाँ कोई ज़रूरी काम था। 2 दिन पहले? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। तुम्हारा मतलब है कि वो जुमे के दिन यहाँ से गए हैं? नहीं जी, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ये लोग हफ्ते को दोपहर के बाद अहमदनगर से निकले हैं। मैंने अपने जहन में हिसाब लगाया। आज पीर का दिन था, हफ्ते की सुबह चौक जामिन के मछेरे अल्लाह दिता ने किसी खूबसूरत औरत की लाश की इतला दी थी और इसी रोज़ दोपहर तक इस वाक़े की खबर अहमदनगर तक पहुँच गई थी। तो कहीं राना बहादुर अली आयशा की इबरतनाक मौत की खबर सुनने के बाद तो झंग की तरफ रवाना नहीं हो गया था? ये एक सनसनीखेज सवाल था और इसी सवाल ने तुफैल से मुझे ये पूछने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, तो राना साहब इस दौरान झंग गए हैं जिस रोज़ आयशा की लाश नहर में से मिली थी? जी हाँ, वो जल्दी से अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या राना साहब का पहले से झंग जाने का प्रोग्राम बना हुआ था या वो अचानक ही रवाना हो गए थे? मैंने एक नहायत ही अहम सवाल किया। ये तो मुझे पता नहीं जनाब, वो सादा से लहजे में बोला। दोपहर के बाद शौके ने मुझे बताया था कि वो राना साहब के साथ झंग जा रहा है, लिहाजा डेरे का काम मुझे अकेले ही संभालना होगा। बस जी, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। राना साहब वापस आ जाएं तो आप इनसे पूछ लेना। इनसे मैं ज़रूर पूछ लूँगा, मैंने कहा। राना साहब कब आएंगे? शायद वो आज शाम तक वापस आ जाएं, उसने जवाब दिया, या फिर कल किसी भी वक्त। इस गुफ्तगू के दौरान में मैंने घूम फिर कर अच्छी तरह से डेरे का भी जायज़ा ले लिया था और मुझे वहाँ कोई मशकूक चीज़ नज़र नहीं आई थी। वो आम डेरों की तरह एक रिवायती डेरा था। मैंने वहाँ से रुखसत होने से पहले तुफैल से चंद अहम सवालात भी किए। तुफैल, तुम कितने अरसे से अहमदनगर में रह रहे हो? जनाब, सारी ज़िंदगी इधर ही गुजरी है। फिर तो तुम याकूब तरखान को अच्छी तरह जानते होगे, मैंने पूछा। जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। ये कैसा बंदा है? बस जी, सीधा साधा तरखान है वो, उसने जवाब दिया। और उसकी बीवी? जी, उसकी आंखों में उलझन के आसार पैदा हुए। मैं आपकी बात नहीं समझा थानेदार साहब। याकूब तो तुम्हारी नज़र में एक सीधा साधा तरखान है? मैंने तुफैल के चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया। क्या तुम आयशा को भी सीधी सादी औरत समझते थे?
दिलों के हाल तो सोना रब ही जानता है थानेदार साहब, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला। मैं क्या कह सकता हूँ जी, मेरा कभी इस औरत से वास्ता नहीं पड़ा था। मैंने तो आयशा के बारे में एक बहुत ही खतरनाक बात सुनी है। मैं आसानी से उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। क्या तुम्हें भी कुछ पता है? कौन सी खतरनाक बात जनाब? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मुझे तो कुछ पता नहीं। ये मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा था। हालांकि मकतूला आयशा के हवाले से मेरे पास ऐसी कोई सनसनीखेज खबर नहीं थी। अगर मेरा ये तीर निशाने पर लग जाता तो तुफैल से बहुत कुछ सारी काम की बातें उगलवाई जा सकती थीं। हैरत है, गांव में तो बहुत सारे लोगों को इस बात का पता है और तुम ही बेखबर बैठे हो। मैंने अंधेरे में तीरंदाजी का अमल जारी रखते हुए कहा। क्या शोका ने भी तुम्हें कभी आयशा के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं जी, आप बताएं, वो अटक अटक कर बोला। तुम ये बात जानते हो ना, आयशा एक दिलकश और खूबसूरत औरत थी। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जी, उसके चेहरे पर रौनक आ गई। ये तो पूरे पिंड को पता था। और आयशा के मुकाबले में याकूब तरखान कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, गंजा और बेढंगा सा, है ना? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन अभी तक आपने आयशा की वो खतरनाक बात नहीं। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। इसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने कहा, आयशा जैसी हसीन और जमील औरत पर एक से बढ़कर एक मर्द आशिक हो सकता था और ऐसा ही हुआ भी था। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने कहा और एक गहरी सांस ली। तुम इस बारे में क्या कहते हो कि आयशा का किसी के साथ चक्कर चल रहा था? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतई कोई दुश्वारी नहीं हुई कि तुफैल आयशा के किसी ऐसे चक्कर से ज़रूर वाकिफ़ था। मेरा बस इतना इशारा ही काफ़ी था। मैंने तेज़ नज़र से इसे घूरा। वो घिघियाने वाले अंदाज में बोला, थानेदार साहब, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? जब तक इंसान अपनी आंखों से न देखे, मुँह से कोई बात नहीं निकालना चाहिए। तुफैल के इस मसलहत भरे जवाब ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। उसका कन्नी काटना इस अमर पर दलालत करता था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है और वो इस काले से बखूबी वाकिफ़ है। यानी वो आयशा के किसी मर्द के साथ चक्कर से आगा है, मगर मुझे बताना नहीं चाहता। इस यकीन के बाद मैंने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में इसे घिसने की कोशिश की। मेरा अंदाज और लबो लहजा दोस्ताना था। ठीक है तुफैल, अगर तुम मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा, मैं तुम पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन अगर यही बात मुझे तुम्हारे जोड़ीदार शौके की ज़बानी पता चली तो फिर मैं तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। शौका आपको कभी नहीं बताएगा कि बेसाख्ता उसकी ज़बान से फिसल गया, ताहम फ़ौरन ही उसने ज़बान को ब्रेक भी लगा दिए। तुफैल की हालत दीदनी थी। मैं उसे खा जाने वाली नज़र से घूर रहा था और वो मुझसे निगाह मिलाने से कतरा रहा था। इसके चेहरे के तासुरात से यही जाहिर हो रहा था कि वो बेख्याली में कोई नहायत ही अहम राज मुनकशिफ करने जा रहा था, लेकिन अपनी गलती का एहसास होते ही उसने ज़बान रोक ली थी। शौका मुझे क्या नहीं बताएगा? मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। वही ना जो तुम भी जानते हो, और इस मामले का ताल्लुक याकूब तरखान की हसीन और जमील बीवी से है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। वो गड़बड़ाने लगा और गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने कुछ नहीं किया। जब तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारा दम क्यों निकल रहा है? मैंने उसे दबका मारा। और मैंने तुम्हारे कुछ करने या न करने की तो बात ही कब की है? मैंने तो तुमसे सिर्फ ये पूछा है कि तुम्हारा पेटी भाई और जोड़ीदार शौका मुझे क्या नहीं बताएगा। वो जी बस ऐसे ही मेरी ज़बान से निकल गया था। वो अपनी बिगड़ी को बनाने की कोशिश करते हुए बोला, वरना ऐसी तो कोई बात ही नहीं जो शौका या मैं आपको बताएं। उसका बेसाख्तापन में कुछ कह जाना और फिर गलती का एहसास होते ही इस बयान की लीपापोती करना, इस अमर का बेयन सबूत था कि वो मकतूला आयशा के किसी खुफिया मामले से पूरी तरह आगाह था। बल्कि उसका साथी शौकत उर्फ शौका भी इस राज से बखूबी वाकिफ़ था। फौरी तौर पर मेरी समझ में यही आया कि ऐन मुमकिन है शौका ही से आयशा का रब्त ज़ब्त हो और उसी ने आयशा को मौत के घाट उतारने के बाद नहर में फेंक दिया हो, ताकि उसकी लाश बहते हुए कहीं से कहीं निकल जाए। मैंने अपने जहन में तरतीब पाने वाले ख्यालात को तुफैल या सेठी पर आया नहीं किया और तुफैल की आंखों में देखते हुए सनसनाते हुए लहजे में कहा, ठीक है तुफैल, ये बात ऐसे ही तुम्हारी ज़बान से निकल गई है ना? कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ थाने चलोगे। ज़बान की इस बीमारी का बड़ा शाफी इलाज है मेरे पास। आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। उसका रंग उड़ गया। आप मुझे, वो लरसती हुई आवाज़ में बोला, थाने क्यों लेकर जा रहे हैं? मैंने क्या किया है?
कांस्टेबल वसीम सेठी ने उसकी कमर पर एक लात रसीद करते हुए कहा, तुमने सुना नहीं? मलिक साहब ने क्या कहा है? थाने में तुम्हारी जबान का इलाज करेंगे। चलो आगे लगो। वो दोनों हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर इल्तिजाएं करने लगा कि हम उसे अपने साथ थाने ना लेकर जाएं। इस मौके पर मैंने एक और पैंतरा खेला और वसीम सेठी से कहा, सेठी, अगर ये बंदा इधर डेरे पर ही हमें सब कुछ साफ साफ बता दे तो मेरा ख्याल है कि इसे थाने ले जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है मलिक साहब, सेठी ने मायना खेज लहजे में कहा। फिर तुफैल की तरफ देखते हुए करख्त लहजे में बोला, चल भाई शुरू हो जा। मलिक साहब को जल्दी से बता कि आयशा का किस बंदे के साथ चक्कर था। शाबाश, जल्दी। तुफैल आएँ बाएँ शाएँ करने लगा। मैं समझ गया कि इसके सीने में कोई बहुत ही अहम और ख़तरनाक राज पोशीदा है और वह इतनी आसानी से ज़बान नहीं खोलेगा। मैंने इस पर वक्त बर्बाद करना मुनासिब ना समझा और तुफैल को गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले आया। वापसी के लिए मैंने पुख्ता सड़क वाले रास्ते का इंतखाब किया था। जब हम मज़कूरा सड़क की तरफ आए तो अहमदनगर गांव के अंदर से ही गुजर रहे थे तो वहां के बासियों की निगाहें हम पर ही लगी हुई थीं। इन सब के जहन में यकीनन यही सवाल होगा कि मैंने तुफैल को क्यों गिरफ्तार किया है। क्या वो आयशा का कातिल है? इस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा काफ़ी देर तक जागता रहा। थाने वापसी में हमें शाम हो गई थी और थकन से मेरा बुरा हाल था। आज का पूरा दिन अफरा तफरी और भाग दौड़ में गुजरा था। तुफैल को मैंने थाने पहुंचकर हवलदार रुस्तम खान के हवाले कर दिया था और साथ ही रुस्तम खान को यह हिदायत भी कर दी थी कि तुफैल की ज़ुबान खुलवाने के लिए हाथ ज़रा हल्का रखना है। अगर डराने और हल्कान करने से काम चल जाए तो फिर ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं। इस बात का मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुफैल का मकतूल आयशा या उसकी मौत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अलबत्ता वो इस वारदात के हवाले से जानता बहुत कुछ था। ख़ास तौर पर यह बात उसके इल्म में थी कि आयशा का किस मर्द के साथ चक्कर चल रहा था। तुफैल ने जिस तरह बेध्यानी में कहा था कि शौका मुझे कुछ नहीं बताएगा, इससे ख्याल लामुहाला शौके की तरफ जाता था। वो डेरा जाय वकुआ नंबर 1 से चंद गज के फासले पर था। जाय वकुआ नंबर 1 इन मायनों में कि शवाहिद के मुताबिक आयशा को नहर के इसी अंदरूनी हिस्से में मौत के घाट उतारने के बाद नहर में फेंका गया था। इसकी गर्म शाल और चप्पल भी हमें इसी मकाम से मिली थी, जबकि वकुआ नंबर 2 मेरी नज़र में झोंक सामिन वाला नहर का पुल था, जहां मछेरे अल्लाह के जाल में आयशा की लाश दरियाफ्त हुई थी। डेरे और जाय वकुआ नंबर 1 के दरमियान चंद गज का फासला ये सोचने पर मजबूर करता था कि आयशा के साथ जो कुछ भी हुआ था और पेश आया था उसका ताल्लुक इस डेरे से ज़रूर होगा, या कम से कम वहाँ रहने वाले इस अंदोनाक वाक़ये के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते होंगे। हालत वाक़यात के मुताबिक इस डेरे पर राना बहादुर अली के 2 काबिल एतमाद मुलाजिम रहते थे जो राना साहब की ज़रई ज़मीनों के तमाम मामलात की निगरानी करते थे। इनमें से एक तो राना साहब के साथ जंग गया हुआ था और दूसरा थाने के लॉकअप में इस वक्त बंद था। इस बात का मैं पता चला चुका था कि वकुआ की रात तुफैल और शौका दोनों ही डेरे पर मौजूद थे और इसके अगले रोज़ शौका राना साहब के हमरा झंग चला गया था। इस केस के ताने बाने से खेलते हुए पता नहीं किस वक्त मैं नींद की आगोश में चला गया। फिर अगली सुबह ही मेरी आंख खुली थी। अगली सुबह निस्बतन साफ और चमकदार थी। आज धुंध का कहीं नामो निशान नहीं था। मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो हवलदार मुंतजिर था। उसने मुझे सलाम किया। मैं अपने कमरे में आकर बैठा तो वो भी वहीं चला आया। मैंने उसके चेहरे पर नजर आने वाले दबे दबे जोश के पेश नज़र कहा, रुस्तम खान, बड़े खुश नज़र आ रहे हो, कोई ख़ास खबर? बड़ी खास खबर है मलिक साहब, वो सस्पेंस पैदा करते हुए बोला। सुनेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की है भाई? मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। जल्दी सुनाओ, ऐसी सनसनीखेज खबर कौन सी है? आपने रात एक बंदा मेरे हवाले किया था, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैंने 1-2 थप्पड़ मारे और उसे डरा धमका कर ही उसकी जुबान का बंद दरवाज़ा खोल डाला है, तो उसने शौके का नाम ज़ाहिर कर ही दिया। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, शौका? हवलदार उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। हाँ शौका, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुफैल और शौका एक साथ इस डेरे पर रहते हैं। तुफैल ने आयशा वाले मामले में शौके का नाम लिया होगा ना? नहीं जनाब, हवलदार रुस्तम खान नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। आयशा का मामला शौका के साथ नहीं बल्कि किसी और शख्स के साथ था। कोई और शख्स? मैं चौंक उठा। हवलदार मायना खेज अंदाज में बोला।